हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है समावेशी शिक्षा। यह टॉपिक सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, DSSP, KVS, NVS और बीएड DLED सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। बीएड और DLED में इसका एक पेपर भी होता है, इसके पार्ट्स करके हम आपको कराएंगे। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कुछ कमी होगी तो वो भी बताइए। अब स्टार्ट करते हैं। समावेशी शिक्षा में जो हमारे पास स्पेशल चाइल्ड होते हैं उनके बारे में हमें जानकारी दी गई है, यानी कि उनको समान रूप से शिक्षा मिलनी चाहिए। स्पेशल चाइल्ड सभी को देखने को मिल जाएंगे अपने आसपास। उनमें कुछ विशिष्टता पाई जाती है, वो सामान्य बालकों से अलग होते हैं। स्टार्ट करते हैं। सामान्य रूप से जो बच्चे औसत शारीरिक एवं मानसिक स्तर IQ 90 से 110 वाले होते हैं उन्हें हम सामान्य बच्चों के रूप में जानते हैं। सामान्य बच्चे शारीरिक एवं मानसिक श्रम वाले कार्य को करने में बाधा का अनुभव नहीं करते हैं। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे या स्पेशल चाइल्ड, विशिष्ट बच्चे वह बच्चे होते हैं जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, शैक्षिक, सांवेगिक एवं व्यवहारिक विविधताओं के कारण किसी सामान्य व औसत बच्चे से अलग होते हैं। जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं वो नॉर्मल चाइल्ड से थोड़े अलग होते हैं। वो किसी भी प्रकार से अलग हो सकते हैं, शारीरिक कमी के कारण, मानसिक कमी के कारण, या प्रतिभावान भी हो सकते हैं, वो भी स्पेशल चाइल्ड में ही आते हैं। इस श्रेणी में जो आते हैं बालक शारीरिक रूप से असक्षम, प्रतिभाशाली, सृजनात्मक, मंदबुद्धि, शैक्षिक रूप से श्रेष्ठ एवं पिछड़े, बाल अपराधी, असमायोजित, समस्याग्रस्त, सांवेगिक, अस्थिरता युक्त आदि प्रकार के बच्चे सम्मिलित हैं। विशिष्ट बच्चों के संबंध में मनोवैज्ञानिकों के कथन। अब कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग डेफिनेशन दी है विशिष्ट बालकों को लेके। पहली है डी हर्बर्ट 1996 के अनुसार विशिष्ट बच्चों की श्रेणी में वे बच्चे आते हैं जिन्हें सीखने में कठिनाई का अनुभव होता है, जिसके कारण ही उनके लिए अलग विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था करनी पड़ती है। क्रो एंड क्रो, विशिष्ट प्रकार किसी गुण या गुणों से युक्त व्यक्ति पर लागू होता है, जिसके कारण वह व्यक्ति साथियों का ध्यान अपनी ओर विशिष्ट रूप से आकर्षित करता है तथा इससे उसके व्यवहार की अनुक्रिया में भी प्रभावित होती है। क्रिक 1962 में विशिष्ट बच्चे मानसिक, शारीरिक तथा सामाजिक गुणों में सामान्य बच्चों से भिन्न होते हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा उसका रिवीजन कर लेते हैं, कुछ ही पॉइंटों में रिवीजन हो जाएगा। सामान्य बालक जिनके IQ 90 से 110 के बीच होता है वे शारीरिक और मानसिक रूप से सामान्य होते हैं। जिन बच्चों का IQ 90-110 से अलग होता है, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, वे सामान्य बालकों से अलग होते हैं, उन्हें हम विशिष्ट बच्चे कहते हैं। जो बच्चे सामान्य बालकों से अलग होते हैं वो विशिष्ट होते हैं। विशिष्ट बच्चों के लिए विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था करनी पड़ती है। विशिष्ट बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा को समझने में सामान्य शिक्षकों को कठिनाई होती है। विशिष्ट बालकों की अलग अलग श्रेणियां होती हैं। विशिष्ट बालकों की पहचान एवं प्रकार। हम विशिष्ट बालकों की पहचान किस प्रकार से कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास निम्नलिखित तरीके हैं। फर्स्ट है निरीक्षण द्वारा। अध्यापक अपने कक्ष में शिक्षण के दौरान लक्षणों के आधार पर विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को चिन्हित कर सकते हैं। उसके बाद आता है मेडिकल परीक्षण द्वारा। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के शरीर एवं मस्तिष्क का मेडिकल परीक्षण कर पहचान कर सकते हैं। मानसिक परीक्षण द्वारा टेट, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, हरमन रोसा का शाही धब्बा परीक्षण आदि जैसे परीक्षण कर हम उनकी पहचान कर सकते हैं। शैक्षिक परिणामों के द्वारा। शैक्षिक परिणाम जो है एक पर्टिकुलर टेस्ट या स्पेसिफिक टेस्ट हम नहीं कह सकते, क्योंकि कई बार सामान्य बालकों के भी जो परिणाम होते हैं वो इतने अच्छे नहीं आ पाते। व्यवहार के अवलोकन द्वारा, समाज नीति एवं साक्षात्कार के द्वारा। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के प्रकार। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के प्रकार जो हैं वो निम्न प्रकार से हैं। फर्स्ट आता है सामान्य बच्चों से जो शारीरिक रूप से भिन्न हो, उसमें आता है सांवेदिक रूप से बाधित, गतीय बाधिक, बाहुल बाधिक। शैक्षिक रूप से जो भिन्न हो, शैक्षिक रूप से समृद्ध, यानी कि उनसे भी प्रतिभा समान। कुछ बच्चे आपने देखा होगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, उन्हें हम गिफ्टेड चाइल्ड कहते हैं। शैक्षिक रूप से पिछड़े, जो शैक्षिक रूप से पिछड़ जाते हैं। सीखने की निर्योग्यता, संप्रेषण बाधित,
संप्रेषण बाधित जो कम्युनिकेशन यानी कि कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं अच्छे से, सामाजिक रूप से भिन्न, संवेगिक रूप से परेशान बच्चे, जो इमोशनल होते हैं बहुत ज़्यादा, असमायोजित बच्चे, वंचित बच्चे, समस्यात्मक बच्चे, बाल अपराधी, माता पिता द्वारा तिरस्कृत बच्चे। उसके बाद आता है मानसिक रूप से भिन्न, प्रतिभाशाली बच्चे, सृजनात्मक बच्चे, मंदबुद्धि बच्चे। प्रतिभाशाली बच्चे यानी कि गिफ्टेड चाइल्ड। प्रतिभाशाली बच्चे सामान्य बच्चों की अपेक्षा श्रेष्ठ एवं उच्च बुद्धि लब्धि वाले होते हैं। सामान्य बच्चों की जो बुद्धि लब्धि होती है यानी कि IQ 90 से 120 तक माना है मनोवैज्ञानिकों ने। कुछ विद्वानों ने जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं इनके बारे में कहा है कि इनकी जो बुद्धि लब्धि होती है वो 135 से 140 से ऊपर होती है। टर्मन के अनुसार 140 बुद्धि लब्धि से ऊपर वाले बच्चे को प्रतिभाशाली या प्रतिभावान माना जाता है। प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान हम कैसे करेंगे? बुद्धि परीक्षाएं यानी कि जो हमारे पास इंटेलिजेंट टेस्ट होते हैं उनके द्वारा, प्रवीणता, दक्षता, एप्टीट्यूड टेस्ट, डिफरेंट हम एप्टीट्यूड टेस्ट ले सकते हैं। संबंधित व्यक्तियों से एकत्र इन्फॉर्मेशन जो उनके आसपास के रिलेशन में है या उनके रिलेटिव्स हैं उनसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। उपलब्धि परीक्षण, अचीवमेंट टेस्ट कर सकते हैं प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान के लिए। प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषताएं, अब हमारे पास जो एक वैज्ञानिक थे डी होन एंड कफ, उन्होंने प्रतिभाशाली बच्चों की एक सूची तैयार की थी कि इनमें ये गुण होते हैं। उन्हीं की डी होन एवं कफ के द्वारा जो सूची तैयार की गई थी उसी से हम प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषताएं देखेंगे। पहली विशेषता है प्रतिभाशाली बच्चे सुगमता से याद कर लेते हैं। ये बच्चे सामान्य बुद्धि का प्रयोग अधिक करते हैं। ये बच्चे रटने की बजाय समझने में विश्वास करते हैं। इनका शब्द भंडार विस्तृत होता है। ये कठिन कार्य को सुगमतापूर्वक कर लेते हैं। इनका मौलिक चिंतन अधिक होता है। ये बच्चे स्पष्ट रूप से सोचने, अर्थों को पहचानने और संबंधों को पहचानने में दक्ष होते हैं। इनकी ज्ञानेंद्रियों का विकास तीव्र गति से होता है। ये अमूर्त चिंतन एवं अमूर्त विषयों में अधिक रुचि लेते हैं। इनमें सृजनशीलता का गुण पाया जाता है। हमने जो अभी किया है ये प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषताएं होती हैं। आपने अपने आसपास भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइल्ड्स देखे होंगे। वो नॉर्मल जो सामान्य बच्चे होते हैं उनसे ज़्यादा अच्छे होते हैं और उसी हिसाब से उनका दिमाग भी काम करता है। प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा, हैविंगहर्स्ट ने अपनी पुस्तक इस सर्वे ऑफ द एजुकेशन गिफ्टेड चिल्ड्रन, हैविंगहर्स्ट की जो पुस्तक थी इस सर्वे ऑफ द एजुकेशन गिफ्टेड चाइल्ड में लिखा है कि प्रतिभाशाली बच्चों के लिए शिक्षा का सफल कार्यक्रम वही हो सकता है जिसका उद्देश्य उनकी विभिन्न योग्यताओं का विकास करना है। शिक्षा का कार्यक्रम इस प्रकार होना चाहिए। प्रतिभाशाली बच्चों के लिए अवसर की समानता होनी चाहिए। विशेष एवं समृद्ध पाठ्यक्रम के अंतर्गत शिक्षा, असामाजिक आदतों को रोकना, सर्वांगीण विकास पर बल, संस्कृति की शिक्षा, सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन, नेतृत्व का प्रशिक्षण देना, शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन करना, प्रोत्साहन करना, श्रेष्ठ एवं विशिष्ट रूप से प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा शिक्षण, बच्चों की रुचि के अनुसार प्रिय कार्य देना, पुस्तकालय सुविधाएं उपलब्ध कराना, योजना विधि द्वारा शिक्षण, शिक्षक द्वारा व्यक्तिगत ध्यान देना, शिक्षा का आधार बच्चे का अध्ययन, समय समय पर विशेष निर्देशन परामर्शन प्रदान करना। अभी हमने प्रतिभावान बच्चे पढ़े, प्रतिभाशाली बच्चे पढ़े। दूसरे हमारे पास आते हैं धीमी गति से सीखने वाले बच्चे। अभी तो हम गिफ्टेड चाइल्ड पढ़ रहे थे, अब आते हैं हमारे पास धीमी गति से सीखने वाले बच्चे यानी कि स्लो लर्निंग चिल्ड्रन। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक क्रिक 1962 में इन्होंने बताया, सामान्य एवं प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान उनके द्वारा सीखे गए कार्यों को सीखने की गति के आधार पर की। इन्होंने कहा, यदि सामान्य बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि अपने आयु वर्ग से कम है तब उसे भी धीमी गति से सीखने वाला माना जाए। इसमें वे बच्चे भी सम्मिलित होते हैं जिनके सीखने की गति धीमी हो और योग्यता भी सीमित हो। धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की विशेषताएं, शारीरिक विशेषताएं यानी कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स 3 प्रकार से हो सकती हैं। मानसिक,
शारीरिक मिश्रित, शारीरिक और मानसिक दोनों। इन तीनों प्रकार की विशेषताओं वाले बच्चों का शारीरिक तथा मानसिक विकास धीमी गति से होता है। उनमें वह परिपक्वता देर से आती है। ऐसे बच्चे लिखना, कला, आत्मविश्वास एवं सामाजिक गुणों का लोभ, चिंता मुक्त, विद्यालय में अनुपस्थित, इंद्रजोश से ग्रस्त एवं सीखने में ह्रास जैसी बीमारियों से ग्रस्त होते हैं। दूसरा आता है अवधारणा शक्ति का अभाव। जो हमारे पास धीमी गति यानी कि स्लो लर्निंग चिल्ड्रंस हैं, उनके पास वीकनेस ऑफ अटेंशन यानी कि अवधारणा शक्ति का अभाव होता है। इस प्रकार के बच्चों में स्मरण शक्ति की कमी के कारण धारण शक्ति का अभाव होता है। शिक्षक द्वारा की गई प्रस्तुतिकरण का ये प्रत्यक्षीकरण नहीं कर पाते हैं। असुरक्षा का अभाव। धीमी गति से सीखने वाले बच्चों में असुरक्षा का अभाव अधिक होता है, जिससे उसमें आत्मविश्वास का अभाव रहता है। यह भाव शारीरिक एवं मानसिक कमजोरी के कारण आ जाता है। अभिव्यक्ति का अभाव, संप्रेषण का अभाव। जो स्लो लर्नर्स होते हैं वो किसी भी से बात करने से भी डरते हैं, यानी कि कम्युनिकेशन उनका बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है, वो बात ही नहीं कर पाते हैं। धीमी गति से सीखने वाले बच्चों में कल्पना शक्ति कम होती है, साथ ही दूरदर्शिता का भी अभाव होता है। ये अपने विचारों की अभिव्यक्ति नहीं कर पाते हैं। इनमें भविष्य बोध का गुण भी नहीं होता है। समस्याग्रस्ता। धीमी गति से सीखने वाले बच्चे सामाजिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षिक समस्याएं अधिक पाई जाती हैं। इनकी शैक्षिक उपलब्धि संतोषजनक नहीं होती है। इन्हें हतोत्साहित करने से इनमें समाज विरोधी अभिवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की पहचान कैसे कर सकते हैं? वही जैसे हमने प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान की, सेम वही होते हैं। निरीक्षण विधि, एकल अध्ययन विधि, यानी कि हम निरीक्षण करके टीचर्स अलग अलग प्रकार से निरीक्षण करके इनकी पहचान कर सकते हैं। किसी एकल अध्ययन विधि में किसी एक बच्चे को लेके उसी के ऊपर अध्ययन करना। चिकित्सा प्रशिक्षण, शैक्षिक प्रशिक्षण, व्यक्तिगत प्रशिक्षण, बुद्धि परीक्षण, अन्य मनोवैज्ञानिक परीक्षण। धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के कारण क्या है कि बच्चे धीमी गति से सीखे? आर्थिक परिस्थिति या गरीबी। आपने देखा होगा कि कुछ लोग जैसे मजदूरों के बच्चे होते हैं और जो अच्छे खासे वेल सेटल्ड फैमिली के बच्चे होते हैं, मजदूरों के बच्चे की आर्थिक स्थिति खराब होने से या गरीबी होने से उन्हें टाइम पे किताबें नहीं मिलेंगी और ना ही कोई उनके ऊपर इतना ध्यान दे पाता है, जिसके कारण उनकी सीखने की गति अपने आप बहुत धीमी हो जाती है। परिवार के सदस्यों का मानसिक स्तर, इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। हम जैसे इन्वायरमेंट में रहते हैं वैसा ही हम सीखते हैं। उसी प्रकार बच्चा जिस इन्वायरमेंट में रहेगा उसी प्रकार का सीखेगा। मान लिया माँ बाप अगर पढ़े लिखे हैं तो वो अपने बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेट कर सकते हैं, थोड़ा सा और ज़्यादा गाइड कर सकते हैं। अगर नहीं पढ़े हुए हैं तो उनके मानसिक स्तर का तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। संवेगात्मक घटक यानी कि इमोशंस जो होते हैं उनका प्रभाव पड़ता है। पर्सनल घटक यानी कि जो अपने पर्सनल इश्यूज होते हैं। धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की समस्याएं। धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के सामने कौन कौन सी समस्या आती है? ज्ञानात्मक अधिगम समस्या, भाषा एवं वाणी की समस्या, श्रवण प्रत्यक्षीकरण की समस्या, दृष्टि एवं व्यवहारिक समस्या, सामाजिक एवं संवेगात्मक समस्या। धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की शिक्षा, पाठ्यक्रम का लचीलापन। धीमी गति के अनुसार हमें बच्चों का जो पाठ्यक्रम है उसे लचीलापन उसमें लाना चाहिए। मान लिया हमें आज एक पाठ कराना है, अगर बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं तो उसे हमें दोबारा बार बार रिवाइज कराना है। अगर वो तब भी नहीं सीख पा रहे हैं तो उसके लिए हमें अलग अलग प्रकार की गतिविधियों का भी प्रयोग करना चाहिए। शिक्षक द्वारा बच्चों का अवलोकन, उसके बाद शिक्षक के द्वारा बच्चों का अवलोकन करना चाहिए। प्रगति आलेख तैयार, व्यवस्था, अभिकर्मित अनुदेशन, आवायु, अभिप्रेरणा प्रदान करना। मान लिया कोई स्लो लर्नर बच्चा है, उसने थोड़ा भी काम किया है तो उसे मोटिवेट कीजिए। मोटिवेशन बहुत अच्छा काम करेगा बच्चों के लिए। अधिगम के लिए तत्पर करना, व्यवहारिक आयाम द्वारा शिक्षा, संप्राप्त्य की संरचना का निर्माण करना, कार्यों का स्थिरीकरण करना, क्रियात्मक विधियों का प्रयोग, शिक्षक की भूमिका। गिलफोर्ड तथा टेंसले 1971 में कहते हैं, मंद अधिगामी बच्चों के लिए ठोस सुझाव दिए हैं। वे इस प्रकार हैं:
शिक्षक को ऐसे बच्चों के लिए छोटी कक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए, अनुवर्ग शिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। अगर बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं तो हमें छोटी छोटी कक्षाओं यानी कि छोटे छोटे समूह को डिवाइड कर लेना चाहिए। अध्ययन के लिए बच्चों की पहुंच के अनुरूप व्यापक सुविधाओं का आयोजन करना चाहिए। अगर बच्चे एक ही प्रकार से नहीं सीख पा रहे हैं तो उनके लिए अलग एक्टिविटी करवा सकते हैं। पाठ्य वस्तु के अनुदेशन निर्माण तथा इनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए। पाठ्य वस्तु को छोटे छोटे खंडों में प्रस्तुत करना चाहिए। इनको असफल होने पर भी प्रवेश देना चाहिए। माता पिता से सहयोग लेने का प्रयास करना चाहिए। इनको हर संभव स्वतंत्रता देनी चाहिए। इनके सुझाव को मानना चाहिए एवं अनुसरण करना चाहिए। कक्षा में क्रियाशील रहने के लिए कहानी, नाटक आदि का उपयोग करना चाहिए। अभी हमारा कुछ पार्ट्स बचा हुआ है, वो हम आपको नेक्स्ट पार्ट में कराएंगे। आशा करते हैं ये आपको समझ आया होगा और आपके आगामी एग्ज़ाम्स में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।